बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने इस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल के यूट्यूब चैनल के ज़रिए सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है, जब तक हमारे कॉलेजेस ओपन नहीं होते तब तक जो है वो हम इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 12, अब इसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके बाद फिर आज का हमारा टॉपिक जो है उसकी हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये एक्चुअली में फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फ़िज़िक्स की ब्रांच में किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रो का वर्ड है वो है चार्जेस के लिए, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, और स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ रेस्ट की हालत में हो। तो इसका मतलब है फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं करने चाहिए। वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो किस स्टेट में होने चाहिए, दैट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो रेस्ट की हालत में होंगे तो उन चार्जेस के ऊपर फोर्स भी लगेगी। जैसे हम सब लोग जो हैं वो मैटर हैं, हम ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, तो ज़मीन जो है वो हमारे ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर भी एक फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फ़ोर्स उनके ऊपर कौन अप्लाई करता है, वो अप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसका मतलब है कि हम आज की जो डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन। अब आप रिकॉल करें ज़रा अपनी मैट्रिक की जो है वो फ़िज़िक्स को, उसमें आपने एक टॉपिक स्टडी किया, वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने ये देखा कि थ्योरीज़ ये कहती हैं कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एटम, और इस एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब पॉजिटिव चार्जेस जो कि न्यूक्लियस में हैं वो शेल के अंदर रिवॉल्व करने वाले नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं अपनी जानिब, और वो उनको एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो किस फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की। और एटम क्या चीज़ है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसका मतलब है जितने भी मैटर्स हैं, यानी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो एटम से मिलके बने हुए हैं। और एटम की जो बका है, यानी एटम की जो एग्जिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की वजह से है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स एटम्स को जो है वो जोड़ के रखती है मैटर्स में, यानी आपस की जो अट्रैक्शन है वो किस वजह से है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की वजह से है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने बात की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आप जानते हैं दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, और दूसरी तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। अब ये हमारी कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस के अंदर जो ज़र्रात मौजूद हैं, प्रोटॉन्स, उनके ऊपर जो चार्ज है वो हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो ये एक कन्वेंशन है। अब अगर आप एग्जांपल लें, मैं कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किस वजह से आया, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना शुरू करें, तो जब आप इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो बेसिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट जो है वो रखता हूँ, ऑब्जेक्ट बी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैं इस बी, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस के ऊपर ला के क्या करता जाता हूँ, डिपॉजिट करवाता जाता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चाहते हैं कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव, तो उसके ऊपर कहीं बाहर से आपको इलेक्ट्रॉन्स ला के डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लें तो इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक तरीका कार है किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करने का या नेगेटिवली चार्ज करने का। ठीक है, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के बारे में आपने मैट्रिक के स्टडी किया हुआ है, उसको हम जो है वो बेसिकली एक नए एंगल से, यानी उसकी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो एक नए एंगल के साथ जो है वो हम देखेंगे। तो कूलम्स लॉ जो है वो ये आपने ये तो देख लिया कि पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उनको कहा जाएगा ये दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, यानी एक जैसे चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस। तो ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो ऑब्जर्वेशन है। अब दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मालूम करने के लिए सबसे पहली जो अटैम्प्ट की वो की चार्ल्स कूलम्स ने, और वो 1784 में उसने ये अटैम्प्ट की। ये चार्ल्स कूलम एक्चुअली में फ्रेंच मिलिट्री का एक इंजीनियर था जिसने सबसे पहले ये अटैम्प्ट की। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये पहला चार्ज इसको मैं कह देता हूँ ये है Q1, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है उसको कह देते हैं Q2। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया है पॉइंट चार्ज का। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज, अब नाम से ज़ाहिर है कि वो एक पॉइंट की शेप में होना चाहिए। पॉइंट की वैसे जो या डॉट की जो आप ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जिसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि इस चार्ज का जो साइज़ है वो साइज़ नहायत ही स्मॉल है। किस चीज़ के मुकाबले में, डिस्टेंस के मुकाबले में। तो यहाँ पर ये Q1 और Q2 का साइज़ नेग्लिजिबल है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है। फ़िलहाल मैं डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा हूँ किस चीज़ से, R के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में आप देखेंगे ज़्यादातर डिस्टेंस को हम R से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन साइज ऑफ द चार्जेस इज़ मच लेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी फार फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो उस वक़्त उन चार्जेस को क्या कहा जाता है, पॉइंट चार्ज कहा जाता है। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों के दरमियान Q1 और Q2, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो Q1 और Q2 इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आपने देखना Q1 कितने कूलम है, Q2 कितने कूलम है, दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो फोर्स उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब R डिस्टेंस क्या है, Q1 का सेंटर और Q2 का सेंटर, यानी दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा, R कहा जाएगा। तो अगर आप इसको कंबाइन कर लें तो आप यूँ लिख सकते हैं Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द फोर्स
of attraction or repulsion between 2 point charges q1 and q2 will be directly proportional to the product of magnitude of the charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between the center of the charges. This is the statement of Coulomb's law. अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिख देता हूँ, साथ q1 q2 ओवर r स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो k है, इस k को वैसे तो मैथमेटिकली तो हमने इसको नाम दे दिया कि ये प्रोपोर्शनलिटीज़ कांस्टेंट है, तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, पहली चीज़ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि ये जो दो चार्जेस आपने Q1 Q2 रखे हैं तो इनके दरमियान मीडियम क्या था? आया इनके दरमियान कोई लिक्विड मौजूद था, एयर मौजूद थी, कोई सॉलिड मीडियम मौजूद था या वैक्यूम थी? ठीक है, तो पहली बात k की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दूसरे नंबर पे आप जो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन में सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में ये देखा कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो पहले इस्तेमाल होते रहे हैं। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड यानी FPS सिस्टम, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट था सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो था SI यूनिट। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या चीज़ है? वो फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस क्या चीज़ होती है? स्पेस तो ऐसी जगह को कहा जाता है जिस जगह का कोई ना कोई वॉल्यूम हो। ठीक है, तो फ्री स्पेस का मतलब है यानी ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी मौजूद ना हो, यानी जहाँ पर कोई मैटर मादे के ज़र्रात मौजूद ना हो, ना लिक्विड हो, ना सॉलिड हो, ना कोई गैस हो, ना कोई प्लाज्मा हो, कुछ भी ना हो। तो ऐसी जगह क्या हो सकती है? उसको जो है वो कहा जाता है परफेक्ट वैक्यूम। ठीक है, यानी जो वेकेटेड है, जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है मीडियम क्या है? परफेक्ट वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। और जो आप सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त ये जो k है, कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10 रेज़ टू द पावर 9, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास k की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 4 और पाई, ये दो नंबर तो आप पहले से जानते हैं कि पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है जो ज्योमेट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ है 4, ये तो एक हमारे पास नंबर है मैथमेटिकल। तो व्हाट इज़ दिस एप्सिलॉन नॉट, कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, यानी इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है दिस इज़ परमिटिविटी। किस चीज़ की? अभी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त मीडियम जो है वो क्या है? फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या चीज़ है? तो बेसिकली परमिटिविटी, अब नाम से ज़ाहिर है कि ये परमिशन है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो परमिटिविटी का मतलब परमिशन की टर्म्स में लिया जाता है। यानी ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो है वो हमें ये बताता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाने की इजाज़त देता है। ठीक है, तो उसको जो है वो परमिटिविटी कहा जाता है। अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, यानी ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी जो है वो सबसे कम होगी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 8.85 × 10 रेज़ टू द पावर -12। यूनिट क्या होगा? अब देखें k और एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जो यूनिट k का था, अगर आप बिल्कुल उसको
रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो यूनिट किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो इसका मतलब है ये बनेगा पर न्यूटन, मैं यहाँ पर इसके हिसाब से देख रहा हूँ, पर मीटर स्क्वायर इनटू कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो कूलम स्क्वायर को पहले लिख लें, पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर को बाद में लिख लें। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो एप्सिलॉन नॉट की जो है वो वैल्यू और यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये जो फोर्स वाला फॉर्मूला है ये कुछ रीअरेंज इस तरह से हो जाएगा, के की जगह आप पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अब बेसिक बात ये है कि जो फोर्स है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए आपको पता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी हमें क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप ये देखें ये Q1 Q2, यहाँ पर बेसिक बात ये है कि Q1 अगर Q2 के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को फोर्स या एक्शन फोर्स कहा जाएगा। तो बदले में Q2 भी Q1 के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा जिसको रिएक्शन की फ़ोर्स कहा जाएगा। तो अगर Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, मैं एज्यूम इस वक्त ये करता हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब है ये अपने से अवे जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को मैं कह देता हूँ F, उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ वेक्टर का सिंबल। अब सबस्क्रिप्ट का मामला है, फोर्स लग किस चार्ज के ऊपर रही है, चार्ज नंबर 2 पे। तो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगे उसका नंबर पहले लिख दें, लेकिन लगा कौन रहा है, चार्ज नंबर 1, तो आप इसको जो है वो बाद में लिख दें, ठीक है। तो ये हमारी बुक की कन्वेंशन है, आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ूंगा, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज नंबर 2 बाय चार्ज नंबर 1। सिमिलरली Q1, अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को भी तो रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है ये इसको अवे इस साइड पे जो है वो रिपेल करेगा, लेफ़्ट साइड पे। इसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को फिर हम लेबल कर लेते हैं F, वेक्टर का सिंबल। अब इस वक्त फ़ोर्स लग रही है चार्ज नंबर 1 पे, लेकिन लगाने वाली चीज़ कौन है, चार्ज नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2। अब आपने ये देखा न्यूटन थर्ड लॉ में कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि F12 और F21 अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट भी सेम होगा और R की वैल्यू भी दोनों के लिए जो है वो सेम है, और ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसका मतलब है F12 और F21 ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर आप देखें F21 राइट साइड पर डायरेक्टेड है तो F12 लेफ़्ट साइड पर डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और जब सारी फोर्सेस एक ही एक्सिस के अलोंग हों तो उस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आप इस वक्त देख रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए दरमियान में एक नेगेटिव साइन आ गया। दूसरी बात, अब अगर एक चार्ज बड़ा है दूसरा चार्ज जो है वो छोटा है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा? तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स है एक्चुअली में ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। यानी यहाँ पर आप न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट को रीफ्रेज कर सकते हैं। यानी हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कहें फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं, यानी अगर एक्शन होगा तो उसके साथ रिएक्शन जो है वो लाजमी होगा। तो इसका मतलब है पेयर में दो फोर्सेस होंगी, तो वो दोनों फोर्सेस क्या हैं, म्यूचुअल फोर्सेस। तो इसका मतलब है कूलम्ब फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। जितनी फोर्स बड़ा चार्ज छोटे के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स छोटा चार्ज बड़े के ऊपर अप्लाई कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ का मैस जो है वो बहुत लार्ज है, और ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मैस जो है वो बहुत कम है। जितनी फोर्स से अर्थ इस एम मैस को अट्रैक्ट करेगी अपने सेंटर की जानिब, उतनी ही फोर्स के साथ ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
लेकिन एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि देन वाई ऑलवेज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उतनी ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ को जो है वो मूव करना चाहिए किसकी तरफ, उस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो उसका जवाब ये है कि ये बहुत ही स्मॉल मैस है। अगर मैस बहुत स्मॉल होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस स्मॉल ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सेलेरेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ज़मीन की जानिब मूव करता है। तो ये म्यूचुअल फोर्स की डिस्कशन यहाँ पर होगी। तो अब आप देखें कि मैग्नीट्यूड तो हमने डिस्कशन की के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए आपने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का, उसमें एक कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है। उस कंसेप्ट को कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप जाते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ज़ाहिर करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए हम जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं? के यूनिट वेक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर F12 जो कि ये वाली फोर्स है इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। तो ये सारा कुछ उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। और अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ F21 तो मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर। अब यहाँ पर लिख दूँगा R21 यूनिट वेक्टर। अगर F21 राइट साइड पर डायरेक्टेड है तो इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए जो यूनिट वेक्टर आप इस्तेमाल करेंगे वो भी लाजमी सी बात है राइट साइड पर डायरेक्टेड होगा। और F12 लेफ़्ट साइड पे इस वक्त अगर डायरेक्टेड है तो इसकी डायरेक्शन के लिए जो आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे R12 वो भी लेफ़्ट साइड पे डायरेक्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखें ये R21 और R12 असल में इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? यूनिट वेक्टर हैं। तो दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल जो है वो आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर जो है वो प्लेस किया। तो अगर आप ये R21 जैसे कि ये R21 है इसकी जगह लिख देंगे -R12, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ -R12 और यूनिट वेक्टर तो ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी सब कुछ देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। वो सब कुछ क्या चीज़ है? वो है फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 2। तो मैं उसको लिख दूंगा F12। तो इसका मतलब है F21 और F12 एक दूसरे के इक्वल तो हुए, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो आ गए, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये आपके पास जो है वो आप प्रूव भी इस तरह से कर सकते हैं। एक लास्ट बात जो आज के टॉपिक में हमारी जो है वो डिस्कशन सबसे ज़रूरी है वो ये कि अभी तक हमने इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम अज्यूम किया है वो है फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस किया जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब भी आप कोई मीडियम दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस करते हैं तो उस मीडियम के इफ़ेक्ट की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो हमेशा क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली हम जो मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान रखते हैं उस मीडियम को क्या कहा जाता है? इंसुलेटर कहा जाता है। और इंसुलेटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में एक ख़ास वर्ड से इंडिकेट किया जाता है और वो ख़ास वर्ड है डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? तो एक परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक जो है, यानी एक डाइइलेक्ट्रिक की जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि अ परफेक्ट इंसुलेटर। अब इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती, और मीडियम्स में यानी जो सॉलिड मीडियम होते हैं नॉर्मली उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से होता है। तो इसका मतलब है एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री मौजूद नहीं है, अ मीडियम विद नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब है एक परफेक्ट
जो इंसुलेटर होगा उस परफेक्ट इंसुलेटर को आप क्या नाम दे देंगे, डाइलेक्ट्रिक का जो है वो नाम आप दे देंगे। ठीक है। अब हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है जिसको एप्सिलॉन आर, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर है एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है? एप्सिलॉन आर एक नंबर है, ये तो एक कांस्टेंट था ना जिसकी कोई ना कोई डायमेंशन भी थी यानी यूनिट भी था, लेकिन ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको एप्सिलॉन आर जो है वो आपने नाम दे दिया, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इस रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो एक नंबर की शक्ल में होती है, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो जब भी आप दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कितने गुना रिड्यूस हो जाती है? एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। अब अगर आप मीडियम रख देंगे दोनों चार्जेस के दरमियान तो फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। अगर आप वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब आप अभी हमने वैक्यूम या फ्री स्पेस वाला केस डिस्कस किया तो उस वक्त एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने लिखी नहीं, हम फार्मूले में एप्सिलॉन आर नहीं लिखा क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 थी। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा जाएगा तो सेम यही वाला फार्मूला जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन बाकी तमाम मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। जैसे कि एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.0006। अब 1 और 1.0006 ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अब ये जो 0.0006 है तो अगर आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो जस्ट बनेगा 0.06%। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एयर की वो वैक्यूम के रिलेटिव परमिटिविटी के मुकाबले में सिर्फ 0.06% ज़्यादा होती है, जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए हम एयर की और वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है अप्रॉक्सीमेटली जो है उसको सेम कंसिडर कर लेते हैं। बाकी तमाम मीडियम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो आपकी बुक में टेबल है, टेबल 12.1, जिसमें डिफरेंट मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इंडिकेट की गई है। ग्लिसरीन की है जस्ट लाइक 25। इस तरह से वहाँ पर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की जो है वो 78.5 जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो उसको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? सबसे कम तो हमने डिस्कस कर लिया कि वैक्यूम की होती है, 1 होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में एक आइडियल बॉडी होती है जिसको कहा जाता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया ना डाइलेक्ट्रिक का, हमने कहा इट इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो आइडियल जो है वो कंडक्टर, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और वो कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह इनफाइनाइट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो वो होता है जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 0 हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 0 हो। तो हम जो है वो एक अच्छा कंडक्टर जस्ट लाइक कॉपर की बात कर लेते हैं। तो ये अब अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक कॉपर की जो है वो शीट है। अब इस कॉपर की शीट के ऊपर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज को मैं कह देता हूँ Q1, और इसकी इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q2। अब अगर कूलम्स लॉ के मुताबिक ये वाला फार्मूला लगाते तो फोर्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, लेकिन अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम नहीं है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये मॉडिफाइड होके इस शेप में हो जाएगा। अब आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। अभी हमने कहा परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए तो इनफाइनाइट, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ऑलमोस्ट 0 होती है क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁻⁸ की रेंज में होती है। तो ये इतनी कम रेजिस्टिविटी जो है वो है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब है जब आप दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को, या लाजमी नहीं है दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट चार्जेस की शेप में होने चाहिए, उनको किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रख देंगे तो वो अपने आप को खुद से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी ऐसी ऐसी जगह के ऊपर अपने आप को जो है वो प्लेस कर लेंगे जहाँ पर उन दोनों के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो नहीं रहेगी। तो परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर अपनी सरफेस पे पड़े हुए चार्जेस को
एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाने की इजाज़त जो है वो नहीं देता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, यानी बुक की जो रीडिंग है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। बुक की जो कन्वेंशन है उन्हीं को हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।